नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदि शंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम बढ़ते हैं करंट अफेयर की क्लास में और देखते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास का पहला प्रश्न। और आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न यह है कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? When was वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी को पता है कि हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 जून। बात करते हैं खबर की, तो हर वर्ष 5 जून को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने और लोगों को प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम जो है प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ से संबंधित थी। और अगर इसकी बात की जाए तो यह प्रथम बार यह मनाया गया था कब? प्रथम बार मनाया गया था 5 जून वर्ष 1973 को। 1973 को यह प्रथम बार मनाया गया था और इसको मनाने की जो शुरुआत की जो बात थी वह 1971 में करी गई थी, लेकिन इसे मनाया जाने लगा 1973 से। आज हम देखते हैं कि अपने चारों ओर वायु प्रदूषण बहुत फैलता है और जल प्रदूषण भी। तो हम अपने जल, अपने जमीन और अपने जंगल तीनों को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे अंदर अपने प्रकृति को लेकर, अपने पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता है ही नहीं। इसका उदाहरण यह है कि अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर वर्ष 2050 तक जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, उन शहरी क्षेत्र के लोगों में 2.4 अरब लोग ऐसे होंगे जो कि 2050 तक पानी की किल्लत से जूझेंगे, पीने का पानी नहीं मिलेगा उन्हें। और उन्हीं में से 1 खरब लोग ऐसे होंगे जिन्हें अपना घर, अपना मकान, अपनी जगहें सब कुछ छोड़कर जाना होगा, पलायन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें जल ही नसीब नहीं होगा। अकेले हमारे भारत देश में पिछले वर्ष 2024 में 18,000 वन जो है वो नष्ट हुए। 18,000 वन बहुत बड़ी संख्या होती है। 18,000 हेक्टेयर वन जो है वो नष्ट हुए। तो आप सोचिए कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देने वाले हैं। इतना प्रदूषण हम फैलाते हैं। अकेले वायु प्रदूषण की बात की जाए तो भारत में हर वर्ष वायु प्रदूषण से 21 लाख मौत होती हैं। और अगर बात की जाए विश्व के 100 प्रदूषित शहरों में, तो 100 प्रदूषित शहरों में से भारत के 80 शहर आते हैं। हम और आप अपने पर्यावरण को लेकर बिल्कुल संवेदनशील नहीं है, जबकि इसका उपाय है वृक्ष लगाएं, हम अपने जल को बचाएं, अच्छे से अच्छे तरीके से संरक्षित रखें, अपने प्रकृति की सुरक्षा करें। वृक्ष लगाने के लिए जापान की एक तकनीक है मियावाकी तकनीक। यह मियावाकी तकनीक क्या है? इसमें प्रत्येक वर्ग मीटर में 4 से 5 पौधे लगाते हैं जो 1 साल में जंगल के तरह हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। हम जो पेट्रोल जलाते हैं, 1 लीटर पेट्रोल जलाने में 2.3 किलो जो कार्बन है वह उत्सर्जित होता है। और हम वृक्ष एक भी नहीं लगाते, तो हमने आज तक कितने लीटर पेट्रोल जलाकर खर्च कर दिया है। और अगर हम एक पेड़ लगाते और वह 10-15 साल पुराना हो जाता तो प्रतिदिन 20 से 25 किलो कार्बन उत्सर्जन को वह सोख लेता। तो हम सभी को यह लक्ष्य रखना चाहिए कि हम अपने पूरे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। बंजर पड़ी भूमियाँ जो हैं, तालाबों के किनारे, सड़कों के किनारे, जंगलों में बीज फेंके, मियावाकी तकनीक से पौधे लगाएं या सीड बॉल का उपयोग करें। किसी भी तरह से हम अपने वृक्ष के घनत्व को, जंगलों के घनत्व को बचाएं। इससे वर्षा भी समय से होगी। जलवायु जो परिवर्तित हो रही, अभी आप देखे होंगे याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसकी बर्फ पिघल गई। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो हमारे मानवीय जीवन को बहुत कष्टकारी बना सकती। इसलिए हमें अपने प्रकृति को लेकर बहुत सजग रहना चाहिए, पर्यावरण को लेकर बहुत संवेदनशील रहना चाहिए। और चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। काफी बातें हो गई। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस वंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन कैंपेन? तो अगेन यह राज्य सरकार है राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने
ये जो कैंपेन है, ये जो अभियान है, उसकी शुरुआत की है। बात करते हैं खबर की, तो राजस्थान सरकार ने राज्य में जल संकट की समस्या से निपटने के लिए राज्यव्यापी वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी जो है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और ये जयपुर जो है यह पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, आप सभी को याद रखना चाहिए। राज्यपाल की बात की जाए तो यहाँ के राज्यपाल हैं हरिभाऊ यहाँ के राज्यपाल है। इनका पूरा नाम हरिभाऊ किशन राव इनका नाम, हरिभाऊ किशन राव इनका नाम है। और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। यह भी आपको याद रखना है कि यहाँ के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी हैं, भजन लाल शर्मा। और इसको जयपुर को जाना जाता है पिंक सिटी के नाम से, पिंक सिटी, ये भी आपको याद रखना है, पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य का मेनार और खींचन गांव रामसर साइट घोषित हुआ है? रिसेंटली विच स्टेट मेनार एंड खींचन विलेज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट? तो अगेन यह राज्य जो है राजस्थान राज्य की ये दो गांव हैं जिनका नाम है मेनार और खींचन। ये दोनों गांव अब जो है रामसर साइट घोषित हो गए। और इसी के साथ बात करते हैं इस खबर की, तो भारत के पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए राजस्थान के दो आर्द्र भूमियों खींचन, हालोदी और मेनार उदयपुर को अंतरराष्ट्रीय महत्व की रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया है। इस घोषणा के साथ भारत की कुल रामसर साइटों की संख्या 91 हो गई। पहले यह 89 थी, 89 जो रामसर साइट थी वो भारत में स्थित थी, लेकिन अब इसमें दो रामसर साइट जुड़ गई हैं और अब संख्या हो गई है 91। रामसर साइट की बात की जाए तो रामसर साइट है क्या? तो ईरान का एक शहर है रामसर, ईरान का एक शहर है रामसर। इसी रामसर शहर में 2 फरवरी, याद रखेंगे दिन, 2 फरवरी वर्ष 1971, 2 फरवरी वर्ष 1971 को यहाँ पर आर्द्र भूमि के संबंध में एक सम्मेलन हुआ और इसी सम्मेलन में को ध्यान में रखते हुए एक प्रस्ताव यह आया कि पूरे विश्व भर में ऐसे जो जलीय भूमि है, आर्द्र भूमि से मतलब यह है, रामसर साइट से मतलब यह है कि ऐसा क्षेत्र जहां जल की मात्रा है, जहां की मिट्टी में नमी बहुत अधिक है, ऐसे क्षेत्र को रामसर साइट कह दिया जाता है। तो उसके संबंध में प्रस्ताव आया और 21 दिसंबर वर्ष 1975 से यह जो प्रस्ताव है वह लागू हो गया और 1975 से पूरे विश्व भर में चिन्हित करके इन रामसर साइटों को सूचीबद्ध किया जाने लगा। बात करें भारत की, तो भारत ने 1 फरवरी वर्ष 1982 को इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया और भारत भी इस जो सम्मेलन का है वह हिस्सा बन गया, इस कैंपेन का हिस्सा बन गया और इस प्रस्ताव में उसने सिग्नेचर कर दिए। और सिग्नेचर करते ही भारत के प्रथम 2 रामसर साइट घोषित हुई। पहली रामसर साइट थी चिल्का झील। पहली रामसर साइट क्या थी? फर्स्ट थी चिल्का झील। और यह चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? यह है उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। और चिल्का झील के साथ साथ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी इसमें शामिल हुआ, राष्ट्रीय उद्यान। और ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में ही। तो आर्द्र भूमियों को लेकर ये जो है इस तरह के चर्चाएं की गई। तो अब जो है संख्या हो गई है 91
और भारत की बात की जाए तो भारत का तमिलनाडु राज्य जो है, तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा रामसर साइट हैं, जिनकी संख्या है 20। तो 20 जो रामसर साइट है वह अकेले तमिलनाडु में है सबसे ज्यादा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो सम्मेलन हुआ था ये हुआ था वर्ष 1971 में 2 फरवरी, और 2 फरवरी को ही मनाया जाता है आर्द्रभूमि दिवस। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 2 फरवरी को। यह भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है ना, ये इनका नाम है अश्विनी लोहानी। अश्विनी लोहानी को अब जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त कर दिया गया। बात करते हैं खबर की। तो खबर है, एयर इंडिया के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक, एयर इंडिया के पूर्व चेयरमैन है ये निदेशक अश्विनी लोहानी को 3 साल के कार्यकाल के लिए नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें टर्न अराउंड मैन के नाम से भी जाना जाता है, टर्न अराउंड मैन के रूप में जाना जाता है। वे भारतीय रेलवे के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। और अब इनको प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक या डायरेक्टर बना दिया गया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिनाब ब्रिज का उद्घाटन कहाँ करेंगे? ये जो चिनाब ब्रिज है यह स्थित है जम्मू और कश्मीर में, और यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। यह भी आपको याद रखना। बात करते हैं खबर की। तो खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित चेनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। यह पुल चिनाब नदी पर बना है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। आर्च ब्रिज का मतलब जो धनुष के समान ब्रिज बनाया जाता है, लोहे का बना होता है, उसे आर्च ब्रिज कहते हैं। ये आर्च ब्रिज है और जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का हिस्सा है, जो कश्मीर घाटी को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसी जो आर्च ब्रिज का उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून को किया है ना, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, यह आपको याद रखना। रेलवे ब्रिज है, सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना जो है वह शुरू की गई है? तो यह राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में यह योजना शुरू की गई है, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, और बहुत ही अच्छी योजना है, वन संवर्धन से संबंधित योजना है। बात करते हैं खबर की। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 जून 2025 को राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है। योजना का उद्देश्य बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार पौधों का रोपण कर हरित आवरण बढ़ाना है, और बहुत ही अच्छी पहल है। जितनी भी बंजर भूमियां हैं, जितने भी ऐसे स्थान हैं जहां पर वृक्ष नहीं, वहां पर वृक्ष लगाकर वृक्षों का जो ग्राफ है, वृक्षों का जो घनत्व वह बढ़ाना चाहिए। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन है, हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 25 जनवरी वर्ष 1970 को। और बात करते हैं यहाँ की राजधानी की। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और सबसे बड़ा शहर भी है यह शिमला सबसे बड़ा शहर है। अगर राज्यपाल की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल जी यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? विच कंपनी हैज बिकम द वर्ल्ड
मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बाय सरपासिंग माइक्रोसॉफ्ट। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि, माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है ना, और उसको पार करके अब ये जो एनवीडिया कंपनी है, एनवीडिया कंपनी विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। खबर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया एक बार फिर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। एनवीडिया का मार्केट कैप बढ़कर 3.45 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप 3.44 ट्रिलियन डॉलर है। एनवीडिया पहले से ही दुनिया की सबसे वैल्यूएबल सेमीकंडक्टर फर्म है, यानी कि ये सेमीकंडक्टर बनाती है। सेमीकंडक्टर क्या है? मोबाइल फोन्स या लैपटॉप बनाने में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाने के लिए अर्धचालकों की आवश्यकता पड़ती है। उन्हीं अर्धचालकों को कहते हैं सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन वगैरह, तो सिलिकॉन वगैरह के बने होते हैं, उनको बनाने का काम करती है एनवीडिया। और उसके साथ साथ ये जीपीयू बनाती है, जीपीयू डिजाइन करती है और निर्माण करती है, डिजाइन व निर्माण भी करती है। यह भी आपको ध्यान रखना कि जीपीयू का डिजाइन व निर्माण भी एनवीडिया करती है। और एनवीडिया बहुत ही बड़ी कंपनी है। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1993 में। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में। और ये जो एनवीडिया कंपनी है एक अमेरिकी कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है। यह ध्यान रखना है, यह अमेरिकी कंपनी है जो कि अब विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है ना। और इसने पास किया है माइक्रोसॉफ्ट को। माइक्रोसॉफ्ट भी बहुत बड़ी कंपनी है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंडमान एवं निकोबार का कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? तो ये जो पदभार है ये लेफ्टिनेंट कर्नल दिनेश सिंह राणा ने संभाला है। ये हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल कर्नल दिनेश सिंह राणा, दिनेश सिंह राणा जी हैं, जिन्हें अब अंडमान निकोबार का कमांडर इन चीफ बना दिया गया है। यह आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने वित्त वर्ष 2026 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? रिसेंटली जापानीज ब्रोकर फर्म नोमुरा हैज एस्टिमेट इंडियाज जीडीपी ग्रोथ rate to be what percentage in the financial year 2026। तो ये जो ग्रोथ रेट है इसने अनुमान लगाया है कि भारत की जो जीडीपी है वह वर्ष 2026 में 6.2% की वृद्धि के साथ बढ़ेगी। बात करते खबर की, तो जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर को घटाकर 6.2% कर दिया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के 6.5% और फाइनेंशियल ईयर 2024 के तेज 9.2% की वृद्धि दर से कम है। यह अनुमान 3 जून 2025 को जारी किया गया, जो यह संकेत देता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में धीमी गति देखी जा सकती है। तो ये जो नोमुरा नाम की जो फर्म है, इसने भारत की जीडीपी के संबंध में यह जो रिसर्च है वह जारी की है कि वर्ष 2026 में भारत जो है 6.2% की वृद्धि के साथ अपनी जीडीपी को आगे ले जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एक पेड़ मां के नाम 2.0 लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एक पेड़ मां के नाम 2.0? तो ये जो हैं ये हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब। इन्होंने इसको लॉन्च किया है, एक पेड़ मां के नाम। बात करते खबर के, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में पौधारोपण किया और एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किया है। और याद रखेंगे अभी नरेंद्र मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री ने, पीएम साहब ने एक पेड़ लगाया है, उस पेड़ का नाम है सिंदूर का पेड़। सिंदूर का पेड़ लगाया है, सिंदूर का पेड़, सिंदूर का पेड़ नरेंद्र मोदी ने लगाया, प्रधानमंत्री ने लगाया, यह भी ध्यान रखें।
चलिए, आज के करंट अफेयर की क्लास में प्रश्नों का संग्रह इतना ही था। आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो पर कमेंट के माध्यम से अच्छे अच्छे विचार भेजते रहें, अच्छे अच्छे सुझाव भेजते रहें और हमारी वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों तक करंट अफेयर की ये क्लास पहुंच सके। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।